नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं आपको कि विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। विस्फोट में आज हम बात करेंगे अमेरिका के टेंशन की। दरअसल अमेरिका ईरान से जंग में पूरी तरीके से और बुरी तरीके से फंस चुका है। अब ट्रंप जंग से निकलने की कोशिशें करनी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जिसके बाद अब ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे मसले को ईरान पर डालते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान बातचीत करना चाहता है। इससे आगे बढ़ के उनकी तरफ से दावा किया गया कि ईरान के एक बड़ी अधिकारी से हमारी बातचीत चल रही है। हालांकि इन सब के बीच ईरान ने उनके दावों को नकार दिया है। ईरान ने बातचीत के लिए अपनी शर्तें वापस से लगा दी हैं। आज हम आपको अमेरिका और ईरान के हालात के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं जिसे एक बार फिर से ईरान की तरफ से दोहरा दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे ट्रंप के हालात के बारे में, जो ईरान से जंग के बीच में अकेले पड़ गए हैं। दरअसल ट्रंप ने जिस जोर शोर से जंग की शुरुआत की थी, जिस मकसद के लिए ईरान पर हमला किया था, वो सभी अब तक अधूरे से लग रहे हैं। ट्रंप का कोई प्लान सफल होते नहीं दिख रहा है। इन सब के बीच पेंटागन से लेकर के अमेरिका के बड़े प्रतिष्ठानों में मौजूद लोगों से ट्रंप के मतभेद लगातार चल रहे हैं। ट्रंप का साथ उनके सहयोगी देश तक छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के पास अभी कुछ और विकल्प भी बचे हुए हैं? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और आखिर ऐसा हो क्या रहा है? इस बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक आगे हम जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी स्टोरी कौन सी होगी उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बात करेंगे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग का आगाज किया उसे लेकर के। ईरान का जर्रा जरा अमेरिका और इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है, लेकिन इसकी मार ईरान के साथ साथ अमेरिका पर भी पूरे तरीके से पड़ते हुए नजर आ रही है। अमेरिका को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को पूरी तरीके से घुटनों पर लाने के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान और लेबनान पर हमले अभी बंद नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि आखिरकार अमेरिका और इजराइल के बीच में ये फूट कैसे पड़ गई। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं 5 दिन का सीज फायर, दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम हमले नहीं बंद करने वाले हैं। हम आपको इजराइल की रणनीति के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन चलते हैं आगे और बताते हैं इस वक्त की खबर। तो विस्फोट की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि आ रही है अमेरिका के टेक्सास से, जहां एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। अब आग की वजह बताई जा रही है कि आसमान में धुएं का गुबार दिख रहा है। खबरें ये कहती है कि इंडस्ट्रियल हीटर की वजह से ये आग लगी है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इस बारे में कोई भी कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहा है। टेक्सास के पोर्ट पर ये जो रिफाइनरी है, आर्थर रिफाइनरी, उसमें ये आग लगी है। किस वजह से लगी इसके बारे में कोई कुछ कहने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। आग की वजह हालांकि ये बताई जा रही है कि इसकी वजह से लंबा किलोमीटर तक, कई किलोमीटर तक ऊपर आसमान में धुएं के बादल जैसे उठते हुए देखे गए हैं। टेक्सास में जो रिफाइनरी में भीषण आग लगी है, उसकी वजह से आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया है। इंडस्ट्रियल हीटर की वजह से आग लगी है। आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये टेक्सास से तस्वीरें आई हैं। आर्थर जो रिफाइनरी है उसमें किस तरीके से आग लगी है जरा देख लीजिए। कई किलोमीटर दूर तक ये धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये आग लगी हुई नजर आ रही है। हालांकि ये रिफाइनरी में आग कैसे लगी है ये कोई भी कहते हुए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कारण ये बताया जा रहा है कि हीटर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इसमें भी अब कहीं ना कहीं शंकाएं तेज हो गई हैं कि क्या ईरान की पहुंच यहां तक हो गई है। ईरान ने जो अपने प्रॉक्सी गुट जगह जगह पर बैठाए हुए हैं, क्या उनकी वजह से तो ये सब कुछ नहीं हुआ है टेक्सास में? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जिस तरीके से आग यहाँ पर लगी है, भड़कते हुए नजर आ रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस आग की वजह से अमेरिका में ट्रंप भी डरे हुए नजर आ रहे होंगे, जो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिरकार ये अचानक से हो गया या कोई और इसके पीछे है। आपको याद होगा कल हमने आपको विस्फोट में खबर बताई थी कि न्यूयॉर्क में किस तरीके से एक प्लेन हादसे का शिकार हुआ और उस प्लेन में भी यहूदी बैठे हुए थे। कनाडा एक्सप्रेस का वो प्लेन जिसके सामने एक ट्रक आ जाता है और उसके बाद 2 लोगों की जान चली जाती है, 80 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। तो क्या ये प्रॉक्सी गुटों के द्वारा किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार फिर से इन तस्वीर को देख लीजिए। आपको ये इंडस्ट्री नजर आ जाएगी, आग लगी हुई नजर आ जाएगी, यहाँ पर उठता हुआ धुएं का गुबार नजर आ जाएगा। आग जिस तरीके से लगी हुई है वो ये कह रही है कि सब कुछ जला करके खाक कर देगी। ये वो वाली स्थिति बन गई है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हीटर को दोष दिया जा रहा है। और ये सच है या नहीं, यहाँ थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर ये आग लगी है तो बू आ रही है किसी साजिश की। केस किसी साजिश के तहत किया गया है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुट को हर जगह एक्टिव किया गया है।
ऐसे में कहीं उसके प्रॉक्सी गुट की तरफ से तो ये सब कुछ खेल नहीं कर दिया गया है। न्यूयॉर्क में हुआ हादसा और उसके बाद टेक्सास में हुआ ये हादसा कहीं प्रॉक्सी गुट की वजह से तो नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर भी है कि 5 दिन का जो सीज फायर का ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया है, उस पर इजराइल तो थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर ये टेक्सास में जो कुछ हुआ है वो ईरान के इशारों पर हुआ है, तो क्या ये जो 5 दिन वाला सीज फायर है उसे तोड़ दिया जाएगा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से? हालांकि ट्रंप है, कब अपनी बातों से पलट जाए उन्हें भी पता नहीं होता है। ईरान से जंग के बाद अमेरिका में हादसों का सिलसिला जैसे शुरू हो गया है। अमेरिका के टेक्सास में रिफाइनरी में आग लग गई, जबकि एक दिन पहले न्यूयॉर्क में, ये देखिए, यही इसी घटना की मैं बात कर रही थी। ये कल की तस्वीरें हैं। ये एक्सप्रेस कनाडा का विमान है जो कि आगे जाकर के एक ट्रक से टकरा जाता है और इस पूरी स्थिति में 2 लोगों की जान चली जाती है। इमरजेंसी व्हीकल से ये टकराया था, 2 लोगों की मौत हुई थी। इसकी जांच की ही जा रही थी कि दूसरी तरफ एक और हादसा हो गया। ये टेक्सास में हुआ। पहले की जांच पूरी नहीं हुई। बताया ये गया कि यहूदी यात्री सवार थे। ये घटना जानबूझकर की गई या हमला माना जा सकता है, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए थे। लेकिन अब ये तस्वीर जो आई है, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि ईरान की तरफ से जो प्रॉक्सी गुट हैं, जो स्लीपर सेल हैं, क्या उन्हें एक्टिव कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान की मिसाइल्स भले ही अमेरिका तक नहीं पहुंच पाई या उसने कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने 4000 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता वाली एक मिसाइल का उपयोग तो कर लिया, लेकिन उसने अपने प्रॉक्सी गुट को जिस तरीके से एक्टिव किया है, उस प्रॉक्सी गुट की वजह से तो ये हाल नहीं हुआ कि एक कनाडा एक्सप्रेस का विमान आ रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, फिर ये पता चलता है कि उसमें यहूदी सवार थे, उसके बाद उसे एक इमरजेंसी ट्रक से टकरा दिया जाता है, उसकी टक्कर हो जाती है रनवे पर। आखिरकार ट्रक का क्या काम है, ये सबसे बड़ा सवाल था। और उसमें यहूदी बैठे हुए थे, इसलिए और ज्यादा सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था, क्योंकि एटीसी की तरफ से भी ये बताया गया था कि एटीसी की तरफ से बार-बार सिग्नल दिए गए कि रोका जाए उस ट्रक को, लेकिन फिर भी नहीं रोका गया। उस ट्रक को सीधे रनवे पर लाकर के उतार दिया गया, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। दूसरी तरफ टेक्सास से रिफाइनरी में आग लगने की जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, इस पर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें किसी साजिश की बू आ रही है। ये जो हुआ है ये यूं ही नहीं हुआ है, ये जो बार बार हो रहा है अमेरिका के अंदर, वो यूं ही नहीं हो रहा है। दरअसल ईरान के जो स्लीपर सेल हैं, जो उनके प्रॉक्सी गुट हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये 2 तस्वीरें अमेरिका में चल रहे भयंकर बवंडर की तस्वीरें हैं। अमेरिका के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कहना भी गलत होगा। ये जरा दूर से आती हुई एक तस्वीर और देख लीजिए कि रिफाइनरी में आग सिर्फ एक जगह पर नहीं लगी है। अगर ये हीटर से आग लगी है तो सिर्फ एक ही जगह लगी होती, 2 जगह ये फैली हुई नजर आती है। ऐसा किस तरीके से ये कनेक्ट है? ये तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये कल की है। कनाडा एक्सप्रेस का ये विमान जो कि रनवे पर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि यहूदी बैठे हुए हैं। जांच इस पूरे मामले में की जा रही थी। अब टेक्सास वाले मामले में भी जांच होगी। लेकिन इनके तार लगातार जुड़ते हुए कहीं ना कहीं ईरान से ही नजर आएंगे। इस सब पर ट्रंप कहीं भड़क ना जाए और जो 5 दिन का सीज फायर का उन्होंने ऐलान किया उसे वो वापस ना ले लें। सबसे बड़ी बात यह है, कल उन्होंने आधे घंटे तक मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए। इस पूरे युद्ध पर उनकी तरफ से कहा गया कि हम युद्ध रोकना ईरान युद्ध रोकना चाहता है, हमसे बातचीत कर रहा है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर मना किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही है। पहली जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये टेक्सास रिफाइनरी में आग की है। न्यूयॉर्क हादसे का शिकार जो दूसरा विमान देख रहे हैं वो है। अब अमेरिका ईरान से जंग में पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है और वो अब इससे निकलने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है, हालांकि ईरान ने बातचीत की बात से ही इनकार कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी से ईरान में जो मिशन शुरू किया वो अब तक पूरा होना तो दूर, पूरे होने की ओर बढ़ता हुआ भी नहीं दिख रहा। ट्रंप के पास अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के सिवाय कामयाबी के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ऐसे परेशान हैं कि आगे क्या रणनीति अपनाएं।
अगर अमेरिका बिना किसी ठोस सफलता से जंग खत्म होने का ऐलान कर देता है तो यकीनन ये ट्रंप की साख पर बड़ा सवाल होगा, और अगर वो जंग से हाथ खींच लेते हैं तो ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे असफल राष्ट्रपति साबित हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए अब राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत का सहारा ले रहे हैं। ट्रंप ने एक ओर तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले के प्लान को 5 दिन के लिए टाल दिया और दूसरी ओर ईरान से बातचीत होने का दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका एक सीनियर ईरानी अधिकारी से बातचीत कर रहा है और कई मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। ट्रंप ने उस ईरानी अधिकारी का नाम नहीं बताया। फ्लोरिडा में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मुज्तबा खामनेई से बात नहीं कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि पता नहीं वो जीवित भी है या नहीं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो नहीं चाहते कि ईरानी नेता की हत्या हो जाए। उधर ईरान ने ट्रंप के दावों को गलत बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघोई ने कहा कि 24 दिनों की जंग में अमेरिका से कोई सीधी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त देशों के जरिए संदेश भेजे गए हैं। साथ ही ईरान की ओर से एक बार फिर चेतावनी दी गई है कि अगर उसकी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हुआ तो वो तुरंत और कड़ा जवाब देगा। इधर ईरान की संसद के अध्यक्ष ने दावा किया कि ट्रंप और नेतन्याहू फेक न्यूज फैला रहे हैं। मोहम्मद बघेर कलीबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और वित्तीय तेल बाजारों में हेरफेर करने और अमेरिका और इजराइल जिस दलदल में फंसे हैं उससे बचने के लिए फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान समझौता करना चाहता है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के साझेदार देशों को भी इन चर्चाओं में ध्यान में रखा जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया अगर ईरान के साथ समझौता हो जाता है तो तेल की कीमतें तेजी से गिर सकती हैं। वहीं ईरान की तरफ से इजराइल पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है और ये हमला भी इस बार भी हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर किया गया। उसके पहले भी हाइफा से ही तस्वीरें आई थी कि ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। एक बार फिर से ईरान ने एक बड़ा हमला इजराइल में किया है, हाइफा की तेल रिफाइनरी पर किया है। आग से रिफाइनरी को बड़े नुकसान की खबरें भी सामने आ रही हैं कि हाइफा में ऑयल रिफाइनरी में जो आग लगी है उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान भी हो गया है और ये ईरान की तरफ से हमला किया गया था इजराइल पर। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं हाइफा ऑयल रिफाइनरी की। ये जरा तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी ऑयल रिफाइनरी का वही हाल है जो आप टेक्सास वाली तस्वीरों में देख रहे थे। दो अलग जगह, दो अलग देश हो सकते हैं, दो अलग तस्वीरें हो सकती है, लेकिन हाल एक जैसा कर दिया गया है। इस ऑयल रिफाइनरी में भी भीषण आग लगी हुई है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से तबाह हो रही है। एक टेक्सास वाली हमने आपको तस्वीर दिखाई है, उसमें भी आग कुछ इसी तरीके से लगी हुई नजर आती है कि वो रिफाइनरी भी अलग अलग जगह से चलती हुई नजर आ रही है। अब हाइफा में ये कोई पहली बार नहीं है जहां पर ईरान ने हमला किया और उस रिफाइनरी को एक बार फिर से निशाना बनाया है। इसके पहले भी उसकी तरफ से हाइफा पर हमला किया गया था और तेल रिफाइनरी को ही नुकसान पहुंचाया गया था और एक फिर से बड़ा नुकसान उसकी तरफ से तेल रिफाइनरी में हाइफा में कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि युद्ध के मैदान से ही आ रही है, उसका भी जरूर कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि हाइफा के नुकसान के साथ साथ तेल अवीव में भी एक बड़ा हमला किया गया है। ईरान की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है जो कि तेल अवीव में हुआ है। इस दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर अटैक किया गया है और तेल अवीव में इसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से हाइफा से लेकर के तेल अवीव तक एक बड़ा हमला कर दिया गया है और उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान इजराइल का भी हुआ है। हालांकि इजराइल अभी भी अड़ा हुआ नजर आता है जो ये कहता है कि हम नहीं रुकने वाले हैं, अमेरिका जो चाहे सो कह ले, हमने अमेरिका से बात कर ली है, हम हमले करते रहेंगे और हम ईरान पर भी हमले करेंगे और इसके साथ साथ हम लेबनान पर भी हमले करेंगे। यानी इजराइल ने हथियार नहीं डाले हैं, अमेरिका ने भले ही हथियार डाल दिए हैं और ईरान हो या फिर इजराइल हो, दोनों ही इस युद्ध को आगे ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम नजर आते हैं। ईरान का तेल अवीव पर हमला देखा गया बैलिस्टिक मिसाइल से जिसकी वजह से एक बड़ा नुकसान हुआ है, तो हाइफा में भी एक बड़ा नुकसान किया गया है तेल रिफाइनरी पर हमला करके। और ये जो तस्वीरें आई हैं दोनों ही जगह से, हाइफा से आई हो या फिर तेल अवीव से आई हो, ये बताता है कि ईरान भी उस बदले की आग में जल रहा है जो उसका सब कुछ जला करके खाक कर रहा है। वो भी बदले की वजह से जगह जगह पर बड़े हमले करते हुए नजर आ रहा है।
अब इजराइल अगर पीछे नहीं हटेगा, लेबनान में भी पीछे नहीं हटेगा, यानी हिजबुल्लाह के साथ, तो ईरान भी उसी तरीके से उस पर हमला करते रहेगा। यह हो सकता है कि अमेरिका ने 5 दिन के सीज फायर का जो ऐलान किया है, उसके साथ ही अमेरिका की जगहों पर, यानी अमेरिकी बेस पर, अमेरिकी दूतावास पर हमले बंद कर दिए जाए। लेकिन इजराइल पर यह हमले लगातार जारी रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है, बातचीत की सुगबुगाहट भी इसी बीच तेज हो गई है। हालांकि किसी भी देश ने अपनी ओर से बातचीत किए जाने की बात को स्वीकार नहीं किया है। ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन अब उन्हें इसका अंत नहीं दिख रहा, क्योंकि खामनेई की मौत को छोड़कर उनके सभी टारगेट्स अभी भी अधूरे हैं। हालांकि वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो ईरान से डर गए हैं, लिहाजा जंग से पीछे हटने का ऐलान नहीं करना चाहते। इस बीच ट्रंप ने बड़ा दावा किया। पत्रकारों से बात करते हुए वो कह गए कि पीट हेगसेथ ने ही उन्हें सबसे पहले जंग की सलाह दी थी। We can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, "Let's do it." अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगे। प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट बंद हो जाए। अमेरिका का कोई भी टारगेट अब तक पूरा नहीं हो पाया। उधर ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो परमाणु प्रोग्राम के सिवाय किसी पर भी बात नहीं करेगा। साथ ही अब ईरान ने जंग में हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग भी जोड़ दी है। इसके अलावा ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। भविष्य में उस पर हमला नहीं होगा, इसकी लिखित में गारंटी दी जाए। साथ ही ईरान ने अब हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की बात की है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा तो किया कि ईरान के साथ 15 पॉइंट्स पर बात हो रही है, जिसमें सबसे अहम शर्त है कि ईरान परमाणु हथियार प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो अमेरिका ईरान के समृद्ध यूरेनियम को अपने नियंत्रण में ले सकता है। साथ ही उन्होंने ईरान में बड़े राजनीतिक बदलाव की भी बात कही। साफ है कि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। इस बीच जंग और तेज होती जा रही है। ईरान के पलटवार से अरब देशों और इजराइल में जबरदस्त आग लगी है। अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है और ट्रंप सीज फायर के लिए बेकरार होते जा रहे हैं। हालांकि जंग के बीच में अभी तक अमेरिका और इजराइल अपना टारगेट हासिल नहीं कर पाए हैं। अपने मकसद में ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही नाकाम साबित हुए। कैसे? 28 फरवरी से जारी जंग को चौथे सप्ताह में प्रवेश होते हुए हम सब ने देख लिया है। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि अभी भी ट्रंप और नेतन्याहू अपने मकसद में नाकाम नहीं हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल ये सोचा गया था कि अमेरिका और इजराइल ने खामनेई और टॉप लीडर को मार गिराया है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आएंगे ईरान से इस्लामिक सत्ता को हटाना। हालांकि ये फेल साबित हुआ है। मुस्तफा खामनेई अभी भी सत्ता में बैठे हुए हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई के जो कि बेटे हैं, ये ऑब्जेक्टिव 1 था जो कि पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। इसके बाद ईरानियों से कहा कि अपने भविष्य और देश की बागडोर संभालिए। लोगों से बार बार ये कहा गया कि वो सड़कों पर आ जाए, चाहे वो नेतन्याहू हो या फिर ट्रंप हो, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तमाम नेताओं के होते हुए खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर तक बना दिया गया और ये कह रहे थे कि इस्लामिक सत्ता वहां से हटा लेंगे, जो हुआ नहीं है। खामनेई के मरने के बाद भी खामनेई रिजीम ही वहां पर रह गया है, यानी जिस विकल्प को हटाने के लिए यह हमला किया गया था उसका दूसरा ही विकल्प आ गया है।
इस्लामिक सिस्टम एक्टिव हुआ और इसके साथ साथ कट्टर भी हो गए कि अब तो हम ईरान कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल से हम बदला लेकर के रहेंगे। यूएस इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा मानते हैं। ऑब्जेक्टिव दूसरा है ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि तबाह करना था लेकिन वो भी फेल रहा है। ईरान को हमेशा से कहा गया कि आप जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर इसकी वजह से हमले भी किए हैं। इसके बाद 440 किलोग्राम यूरेनियम का है, उन्हें नहीं पता है, ये अभी भी ईरान के पास ही है, लेकिन ना तो इजराइल जानता है ना ही अमेरिका जानता है कि कहाँ है। सीआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि ये अभी भी ईरान के पास ही पड़ा हुआ है। खुद जो इंटरनेशनल एजेंसी है आईएईए वो भी कह रहा है कि उसे भी नहीं पता कि ये इनरिच्ड यूरेनियम आखिरकार है कहाँ। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर 200 किलो यूरेनियम है, आईएईए ये कह रहा है, लेकिन वो पूरी तरीके से ये भी नहीं बता पा रहा है कि पूरा जो 440 किलोग्राम है वो इनरिच्ड यूरेनियम आखिरकार कहाँ रखा है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा भी देखने को मिल रहा है, जो अपनी मिसाइल सिटी के माध्यम से बार बार दिखाते रहते हैं। यानी अभी उनके हथियार खत्म नहीं हुए हैं। ये जंग जैसे लंबे चलेगी उनके हथियार भी वैसे ही रहेंगे। बैलिस्टिक मिसाइलों का जो खात्मा करने की सोची थी उन्होंने, उसमें भी नाकामयाब साबित हुए हैं अमेरिका भी और साथ साथ इजराइल भी। ईरान की मिसाइल की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर से ज्यादा की हो गई है। गुजरे जमाने की बात हो गई जब खुर्रमशाह 4 जिसकी मिसाइल की जो ताकत थी, जो क्षमता थी वो 2000 किलोमीटर थी, उससे कहीं ज्यादा दूर उन्होंने 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, जो कि पिछले दिनों द्वीप पर हमला करते हुए भी नजर आई थी। और अभी तक नहीं पता किसी को कि आखिरकार वो 4000 किलोमीटर दूर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है कौन सी, उसका नाम क्या है। 24 दिन की जंग में बैलिस्टिक मिसाइल्स में ईरान के पास कमी आई है, ये हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हुई है, ये वो खुद बताते हैं। ईरान के पास ड्रोन्स की भी कमी आई है, लेकिन मिसाइल सिटी में उन्होंने जो कल तस्वीरें दिखाई थी उससे ये भी कह रहे हैं, वो संदेश दे रहे हैं कि हमारे पास कमी हो सकती है लेकिन खात्मा अभी भी नहीं हुआ है। इसके साथ ही ट्रंप और नेतन्याहू का दावा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और ये ट्रंप और नेतन्याहू का सिर्फ और सिर्फ बरगलाने वाला दावा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरी दुनिया बार बार वो वीडियोस देखती है जो कि सामने आते हैं ईरान की तरफ से। हाल ही में ईरान ने डिएगो गार्सिया में 4000 किलोमीटर दूर की मिसाइल क्षमता वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया था, 4000 किलोमीटर जिसकी मारक क्षमता थी। इजरायली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान के पास 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल है, और अगर उसने इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका भले ही अपने घर में बैठे होंगे ट्रंप साहब, लेकिन उन पर यह हमला वो कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरान का इराक पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरान ने एक बार फिर से इराक पर हमला कर दिया है और एक बार फिर से इरबिल में ही अटैक किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। कई मिसाइल से हमला किए जाने का दावा तक किया जा रहा है। इरबिल को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। इराक में भी जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। जरा ये तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। आप ये जो आसमान से आती हुई एक रोशनी देखते हैं, किरण देखते हैं, वो दरअसल ये मिसाइल से जो कि बार बार गिरती है, कभी इरबिल पर गिरती है तो कभी बगदाद में गिरती है, और इसके साथ साथ काफी नुकसान भी कर देती है। मिडिल ईस्ट की सारी कंट्री सिर्फ इसलिए चुपचाप बैठी हुई हैं कि जो उनके सामने खड़ा हुआ है वो दरअसल ये कहता है कि वो अमेरिका के बेस पर हमले कर रहा है, और अमेरिका ये कहता है कि आप इस जंग से अभी तो दूर रहिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए इराक हो या फिर दूसरे अन्य देश हो, वो चुपचाप बैठे हैं। आप ये जो आसमान में आती हुई रोशनी देख रहे हैं, दरअसल ये मिसाइल है और ये इरबिल पर इसी तरीके से दागी गई है ताकि वहां पर और ज्यादा नुकसान उनकी तरफ से यानी ईरान की तरफ से किया जा सके। तो तस्वीर आपने देख ली, खबर आप समझ गए होंगे कि अभी भी ईरान रुक नहीं रहा है कि इराक पर हमला ना करे, ओमान पर हमला ना करे, जॉर्डन पर हमला ना करे, बहरीन पर हमला ना करे। वो अभी भी सऊदी अरब को भी निशाने पर लिए हुए है और इराक में भी जगह जगह पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में जो तस्वीर आई है इरबिल से, वो ये बता रही है कि उसकी मिसाइल कम हो सकती है लेकिन खत्म हो गई है। ये कह देना बिल्कुल और बिल्कुल बेवकूफी हो, जो कि बार बार इजराइल और अमेरिका की तरफ से की जा रही है। इजराइल और अमेरिका शायद ये पूरी दुनिया से ज्यादा खुद को एहसास दिलाने में लगे हुए हैं कि ईरान के पास अब मिसाइल्स नहीं बची हुई है, क्योंकि तेल अवीव और हाइफा का जो हाल किया गया है ईरान की तरफ से, वो ये बताता है कि मिसाइल अगर कम भी हुई है तो मारक क्षमता बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। जंग में ट्रंप, इसीलिए ये नहीं कह रही हूं मैं कि परेशान है, जंग में ट्रंप यूं ही परेशान नहीं है, उनके कई अपने ही उनका साथ छोड़कर के भी जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के वो कौन कौन से सहयोगी हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
अमेरिका और इजराइल ईरान में भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान का जर्रा जर्रा हमलों की गवाही दे रहा है, लेकिन ईरान के पलटवार से इजराइल में बर्बादी का मंजर दिख रहा है, तो वहीं अमेरिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप का फैसला अमेरिका के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इस जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को अपनों का विरोध झेलना पड़ा। पेंटागन और अमेरिकी सेना के सुप्रीम कमांडर के बीच तनाव की खबरें सामने आई हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर गंभीर मतभेद और विवाद की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जनरल केन ने ट्रंप को चेतावनी दी थी कि ईरान के खिलाफ एक बड़ा और लंबा सैन्य अभियान अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि डैन केन ने व्हाइट हाउस की बैठकों में स्पष्ट किया कि यूक्रेन और इजराइल की मदद के कारण अमेरिका के पास महत्वपूर्ण हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भंडार में कमी आई है। ऐसे में ईरान जैसे बड़े देश के साथ युद्ध लड़ना सामरिक रूप से असुरक्षित हो सकता है। खबरों की माने तो केन ने ट्रंप को आगाह किया था कि ईरान हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई ठप हो सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि जनरल केन उनके फैसलों के खिलाफ नहीं है। ट्रंप का दावा है कि केन का मानना है ईरान के खिलाफ युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है। अमेरिका के ईरान पर हमले के विरोध में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी के निदेशक जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्र में लिखा कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान से अमेरिका को कोई तुरंत खतरा नहीं था। केंट ने ट्रंप पर इजरायली दबाव और गलत सूचनाओं के आधार पर जंग शुरू करने का आरोप लगाते हुए पद छोड़ दिया था। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग को लेकर अपनों का विरोध भी झेलना पड़ा। ट्रंप के अपने साथ छोड़ रहे हैं तो अमेरिका सवाल पूछ रहा है। ट्रंप के अपनों ने ही उनको सवालों के कटघरे में जो खड़ा किया है उसमें कौन कौन लोग हैं। रिपब्लिकन आइसोलेशन गुट बन गया है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ही सुगबुगाहट शुरू हो गई है और विरोध के सुर भी वहां पर तेज सुनाई पड़ रहे हैं। पार्टी का लगभग 32% लोग युद्ध के खिलाफ नजर आते हैं, वो ट्रंप के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। अब आप ये आंकड़ा मत बैठाइएगा कि इतने सारे लोग खड़े नजर आते हैं। ये 32% भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैटर करते हैं। अमेरिकी फर्स्ट नीति का उल्लंघन मान रहे हैं, बिल्कुल ये माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और हर तरफ सिर्फ से विरोध हो रहा है। पेंटागन की पूर्व अधिकारी कैथरीन थॉमसन ने इसका विरोध जताया है। साफ तौर पर वो कह रही है कि ये जो हुआ है बेहद गलत हुआ है। पिछले दिनों आपने बहुत सारे बयान भी सुने होंगे कि किस तरीके से उनके साथ खड़ा हुआ कोई नजर नहीं आता। कैथरीन थॉमसन आगे क्या कहती हैं, वो कहती है कि इजराइल के लिए लड़ना एंटी अमेरिका फर्स्ट है। ये इन्होंने अमेरिका को फर्स्ट नहीं रखा है बल्कि इजराइल को फर्स्ट रखा है। जो केंट कहती है कि ईरान से जंग के बाद इस्तीफा दे देंगी। जो केंट का इस्तीफा हो भी गया है। एनसीटीसी के जो प्रमुख हैं और ट्रंप के वफादार माने जाते थे जो केंट, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुछ और इस्तीफे भी वहां पर हो गए। इस जंग का समर्थन नहीं कर सकते। जो केंट की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया था कि हम इसका समर्थन नहीं करते, ईरान से कोई सीधा खतरा हमें तो नहीं लगता कि था। जो केंट ने ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि हमें नहीं लगता कि ईरान से हमें कोई भी सीधा खतरा था। इनके जो इस्तीफा है उसका खुलकर समर्थन तुलसी गबार्ड ने भी किया। तुलसी गबार्ड बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आई थी कि हमें एक बिना बुलाई मुसीबत में ट्रंप की तरफ से झोंक दिया गया है। ट्रंप ने इजराइल के दबाव में अमेरिका को जंग में झोंका है, यही बात उनकी तरफ से दोहराई गई थी। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी शुरुआत में इसका विरोध किया था। अब भले ही वो उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन विरोध किया था। हालांकि सरकार में रह रहे हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, इसलिए सरकार के साथ अब खड़े हुए नजर आते हैं।
उनका कहना था कि इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में घसीटा है। ये उनके शब्द थे कि अमेरिका को जंग में घसीटा गया है इजराइल की तरफ से। बाद में रूबियो अपने बयान से पलटने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं और वो पलट भी जाते हैं और अब वो अमेरिका जो कह रहा है उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में वो जज्बा कहा होता है कि उतर करके जो कैंट की तरफ इस्तीफा दे दिया जाए। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह है कि ईरान के हमले में जो इजरायली इंटरसेप्टर है उसे नुकसान पहुंचा है। मिसाइल से इंटरसेप्टर की दीवार को नुकसान पहुंचा है, इसकी जानकारी मिल रही है। ईरान की तरफ से बाकायदा इतने हमले किए जा रहे हैं ताकि इंटरसेप्टर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाए कि हमले हो कैसे रहे हैं और इन हमलों को रोके कैसे। इन सब के बीच में मिसाइल से इंटरसेप्टर की दीवार को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा और रमतगन में मिसाइल गिरने की खबर आ रही है। मिसाइल तो गिरा दी गई है, लेकिन उसकी वजह से इंटरसेप्टर को नुकसान हुआ है। अब आपको याद होगा कि आयरन डोम को इतना ज्यादा नुकसान हो गया है कि अमेरिका के दरमियान फिर से एक बड़ी मुसीबत आ गई है कि आखिरकार वो इजराइल को बचाए कैसे। अब इजराइल को बचाने के लिए जल्द से जल्द इंटरसेप्टर पहुंचाने की बात अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। इजराइल ने आयरन बीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो एक तरीके का इंटरसेप्टर ही है। लेकिन ईरान जो बार बार इतनी तेजी से हमले करता है, इतनी फ्रीक्वेंटली हमले करता है, उसकी वजह से इंटरसेप्टर आखिरकार कब तक काम करते रहेंगे। इंटरसेप्टर को नुकसान हुआ है, जो इंटरसेप्टर की दीवार है उससे नुकसान हुआ है। रमतगन में मिसाइल गिरने की खबर भी आ रही है। ये जरा तस्वीर देख लीजिए। कई बार ऐसी तस्वीर आती है कि इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट कर लिया मिसाइल को, उसके हमले को नाकामयाब साबित कर दिया। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आयरन डोम जैसे इंटरसेप्टर पूरी तरीके से फेल नजर आते हैं, उन्हें पूरी तरीके से मिसाइलों के द्वारा भेदा जाता है, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हाइफा, तेल अवीव जैसे तमाम इजरायली शहरों में हो भी रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। जंग का 25वां दिन है और अभी भी युद्ध लगातार चल रहा है। जंग में ट्रंप को केवल अपने अधिकारियों का ही विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उनके जो सहयोगी देश है वो भी उनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ अमेरिका के भीतर के लोग नहीं है जो सुर उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ा गड़बड़ कर दिया ट्रंप ने। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमलों को लेकर केवल अपने अधिकारियों का ही नहीं बल्कि सहयोगी मुल्कों का भी विरोध झेलना पड़ा। दरअसल होर्मुज पर ईरान के शिकंजे के बाद जब दुनिया भर में तेल और गैस के लिए हाहाकार मचा तो अमेरिका ने सहयोगी देशों से होर्मुज खुलवाने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी भी देश ने सेना भेजने के लिए हाँ नहीं की। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका को नेटो के अपने सहयोगियों का विरोध झेलना पड़ा। स्पेन के प्रधानमंत्री ट्रंप के बड़े आलोचक बने। पेड्रो सांचेज ने युद्ध को अन्यायपूर्ण और खतरनाक सैन्य हस्तक्षेप बताया और अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने देने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के बाहर बताया। उन्होंने ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि केवल हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समाधान नहीं होगा। उधर ब्रिटेन ने जंग में शामिल होने से इनकार तो कर दिया, हालांकि बाद में ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम ने शांति और तनाव कम करने की अपील करते हुए कहा कि संघर्षों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए, क्योंकि युद्ध की कीमत नागरिक चुकाते हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जंग की निंदा की और चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। इस बीच जंग में बड़ा मोड़ आया। ईरान से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर हमला किया गया। हालांकि दोनों मिसाइल्स अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल में टेक्निकल फॉल्ट आ गया, जबकि दूसरी को इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन इस हमले ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर हमले करने वाली मिसाइल विकसित कर ली है। इस घटना ने यूरोपीय देशों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि 4000 किलोमीटर की रेंज में कई यूरोपीय देश आ सकते हैं। ऐसे में अगर ईरान डिएगो गार्सिया पर हमला कर सकता है तो वो यूरोपीय देशों को भी निशाने पर ले सकता है। फिलहाल ट्रंप के कुछ सहयोगी उसके साथ आते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन सहयोगियों के रुख ने अमेरिका की सुपर पावर की छवि पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
ईरान युद्ध में ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए पानी की तरह डॉलर्स को बहा रहे हैं। अब जरा आपको कुछ आंकड़े दिखा देती हूँ और आप भी समझिए कि आखिरकार किस तरीके से पैसों को खर्च किया जा रहा है। अब तक जो खर्चा हुआ है वो 2,50,000 करोड़ का किया गया है। हर दिन जो खर्च आया है ये सिर्फ अमेरिका का आंकड़ा है, उसमें 9,400 करोड़ रुपए हर दिन उसने खर्च किए हैं। हर घंटे उसने 392 करोड़ रुपए बहा दिए हैं, ये डॉलर में है। हालांकि हर मिनट जो खर्चा है वो 6.5 करोड़ डॉलर का है। इसके साथ हर सेकेंड जो खर्चा किया गया है वो 10.8 लाख डॉलर का किया गया है। तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि 2,50,000 करोड़ डॉलर पानी की तरह बहा दिए गए हैं। अब इसीलिए तो उनका विरोध हो रहा है कि एक ऐसा अमेरिका फर्स्ट है जिसमें अमेरिका को ही सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। खबर और आ रही है कि ईरान का तेल अवीव पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। ईरान ने तेल अवीव पर जो अटैक किया है उसमें भी बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग किया है। इजराइल में इसकी वजह से और भी बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी आशंकाएं तेज हो गई है कि तेल अवीव में जो हमला किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से, उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान तेल अवीव में हुआ है, इजराइल में हुआ है। ये आसमान में कुछ इस तरीके से तस्वीरें बार बार इजराइल का आसमान हो, ईरान का आसमान हो, वहां पर नजर आती हैं। आपको ये लगेगा कि यहाँ पर कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव उड़ते हुए नजर आ रहा है। ये मिसाइल से जो कि ईरान की तरफ से भेजी गई हैं इजराइल में तबाही लाने के लिए, और इजराइल में तबाही वो ला रही है, वो कामयाब हो रही है। कई बार इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है और कई बार ये गिर जाती हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान होता है। और तेल अवीव में जो मिसाइल दागी गई है उसकी वजह से बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। ये आप पूरे आसमान में देखेंगे, ये कोई उड़ता हुआ ड्रोन या फिर आप सोचे कि ये कोई फ्लाइट निकल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई स्थिति नहीं है। ये उड़ते हुए ड्रोन जरूर हैं, लेकिन ये भेजे गए हैं यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने के लिए, और वो नुकसान होता है इन ड्रोन के माध्यम से भी होता है और इसके साथ साथ जो मिसाइल से उनके माध्यम से भी होता है। अब एक और युद्ध से जुड़ी हुई खबर आ रही है। आपने देख लिया कि तेल अवीव में जो हमला किया गया उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसके साथ बताया जा रहा है कि जंग खत्म होने को लेकर के नेतन्याहू ने भी अब एक बड़ा दावा कर दिया है। उनकी तरफ से दावा किया गया कि आईडीएफ तय करेगा, जंग का जो अंत है वो आईडीएफ तय करेगा। उन्होंने अपनी इजरायली डिफेंस फोर्स के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, लगाम वही दे दी है। यूएस नहीं तय करेगा कि जंग का क्या अंत होगा। और सवाल ये कि क्या ये नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में फूट है, क्योंकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो सीज फायर चाहते हैं, लेकिन आईडीएफ ये कह रहा है, आईडीएफ को दरअसल ये जिम्मेदारी नेतन्याहू दे रहे हैं कि वो तय करे कि जंग का अंत कब होगा। ये यूएस तय नहीं करेगा कि जंग का अंत कब होगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण खबर है। नेतन्याहू की तरफ से पहले भी यही कहा गया था कि इजराइल, ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेगा। हमने बात कर ली है ट्रंप से, ये उनकी तरफ से साफ शब्दों में कहा गया था। अब जंग खत्म करने को लेकर के नेतन्याहू ने एक और बड़ा बयान दे दिया। और क्या ये बयान अमेरिका के खिलाफ दिया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं नेतन्याहू कि ये यूएस तय नहीं करेगा कि जंग का अंत कब होगा, ये आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स तय करेगी कि जंग का अंत आखिरकार कब होगा। रिपोर्ट जरा देखिए। ट्रंप ईरान से जंग में फंसते दिख रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। इस बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो ईरान और लेबनान दोनों पर हमले करता रहेगा। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम को कुचल रहा है और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ईरान में अमेरिका इजराइल की सैन्य बढ़त को ऐसे समझौते में बदला जा सकता है जो इजराइल के हित की रक्षा करे। पीएम नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सेना के साथ इजराइल ने जो शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के ईरान और लेबनान दोनों पर हमले जारी हैं। नेतन्याहू ने ईरान के 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराने का दावा किया। इस बीच इजराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। इजराइल के फाइटर जेट्स और मिसाइल्स लगातार ईरानी सेना
मिसाइल सिटी और सरकारी दफ्तरों को निशाना बना रही है। दरअसल इजराइल हमेशा से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए खतरा मानता रहा है। पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हमले किए थे और इस साल भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश कर दी है। ईरानी मिसाइलों की बारिश की वजह से इजराइल का सबसे बड़ा रक्षा कवच आयरन डोम के साथ ही थार्ड और पैट्रियट जैसे मिसाइल इंटरसेप्टर भी खिलौना साबित हो गए हैं। इजराइल हर हाल में ईरान को बेहद कमजोर स्थिति में लाना चाहता है और शायद यही वजह है कि वो अभी भी युद्ध विराम नहीं चाहता। इस बीच आईडीएफ ने भी साफ कर दिया है कि जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता उसके हमले जारी रहेंगे। हालांकि इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे। उसके एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवातिम एयर बेस की, जहां पर आयरन डोम की तैनाती की गई है। इसके बाद आता है ओव द एयर बेस, यहाँ पर एरो, जेविड स्लिंग और रडार सिस्टम को तैनात किया गया है। उसके बाद आता है ओरेन अदीर रडार बेस, यहाँ पर जेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई है। हाइफा में जेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई है। इसके बाद आता है तेल अवीव, जहां पर तेल अवीव जेविड स्लिंग में एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई है। तो ये तैनातियां की गई हैं ताकि इन जगहों को हमलों से बचाया जा सके। लेकिन ये आयरन डोम हो, एरो हो, इन सब में छेद कर दिए गए हैं। इस तरीके से इन पर हमले किए गए हैं। अब एक और खबर आ रही है कि इजराइल ने नाकाम कर दिए हैं मिसाइल के हमले। ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स भेजी गई थी उन्हें नाकामयाब साबित कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। इजराइल ने इस दौरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ही तैनाती करके इन हमलों को नाकामयाब किया है। अब ये वही एरो और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका उपयोग किया गया है इन हमलों को, इन मिसाइल को नाकाम करने में। इजराइल की तरफ भी ईरान लगातार मिसाइल्स भेज रहा है, लेकिन उसे किस तरीके से रोक रहा है ये उसे भी पता है और इंटरसेप्ट करके बार बार उसके हमलों को, यानी ईरान के हमलों को वो नाकाम करता है। एक बार फिर से आपको युद्ध से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये इजराइल के आसमान में एक बार फिर से ईरान की तरफ से भेजी गई मिसाइल्स नजर आती है, लेकिन इसे बीच जगह पर ही इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। इसके पहले ये कोई बड़ा नुकसान कर दे उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इंटरसेप्ट करके ईरान की जो सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी, उसे दरअसल धराशायी किया गया है। ये देखिए जरा, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये बार बार इसी तरीके से यहाँ पर मिसाइल्स भेजी जाती है, लोग वहां पर आदी हो गए हैं। पहले हमास से इसी तरीके से जब उनका युद्ध चल रहा था तो ऐसी ही तस्वीरें आती थी, लोग बंकर्स में रहने के आदी हो गए थे। एक बार फिर से जब ये ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ है तो लोग फिर से आदी हो गए कि आसमान में घूमती रहेंगी। अब इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं कि इजराइल दूसरी तरफ लेबनान को लेकर के क्या कह रहा है। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, उसने पहले ही कह दिया था कि ना वो ईरान पर हमले करने से रुकेगा और ना ही लेबनान पर हमला करने से रुकेगा, और अब वो वही कर रहा है। लेबनान में गैस स्टेशन पर उसकी तरफ से अटैक किया गया है। गैस स्टेशन से आग का धुआं, आग का गुबार उठता हुआ देखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि किस तरीके से एक बार फिर से हिजबुल्लाह के क्षेत्र लेबनान को हमला करके सुलगा दिया गया है। हिजबुल्लाह पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और पिछले दिनों लेबनान को लेकर के ये कहा गया था कि साउथ लेबनान को छोड़ करके लोग चले जाएं। ये जो गैस स्टेशन से तस्वीरें आई हैं उनको जरा देख लीजिए। ये लेबनान में हुआ है और लेबनान में जब ये हमला हुआ है तो वहां गैस स्टेशन में भयावह आग लगी हुई नजर आती है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की करामात है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो हमला किया गया है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब इस हमले की वजह से अच्छा खासा नुकसान बेरूत में हो रहा है, लेबनान की राजधानी में हो रहा है, अन्य इलाकों में हो रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इजराइल की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि जो लोग उस इलाके में रहते हैं यानी साउथ लेबनान में रहते हैं वो वहां से उस जगह को छोड़ करके चले जाए। छोड़ करके तो गए, लेकिन अभी भी वहां पर हमले चल रहे हैं। जरा ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ईरान जो हमला इजराइल के ऊपर कर रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आयरन डोम से लेकर के एरो, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव नजर आता है और कई बार उन्हें इंटरसेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ईरान के हमले नाकाम होते हैं और इस बार भी उन्होंने वही कोशिश की है।
एक और खबर आ रही है कि लेबनान में गैस स्टेशन पर अटैक किया गया है, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से किया गया है, जिसके साथ गैस स्टेशन से आग का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें 25वें दिन युद्ध की गवाही की तस्वीरें हैं कि अमेरिका पीछे हटा है या नहीं हटा है, इससे इतर इजराइल डटा है। नेतन्याहू या ट्रंप के पास अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के सिवाय कामयाबी के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल के हमले का मुख्य मकसद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मारना और ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। इस कॉल में नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मारने का यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या के प्रयासों का बदला भी लिया जा सकता है। खबरों के अनुसार नेतन्याहू या ट्रंप दोनों के पास खुफिया रिपोर्ट थी कि खामनेई अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ तेहरान में अपने कंपाउंड में बैठक करने वाले थे। एक डेकेपिटेशन स्ट्राइक का सुनहरा अवसर था। कॉल के दौरान नई खुफिया जानकारी आई कि बैठक शनिवार सुबह कर दी गई है। ट्रंप ने उस समय तक सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे रखी थी, लेकिन समय और अमेरिकी भूमिका पर फैसला बाकी था। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से अपील की कि वो इतिहास रच सकते हैं। उनका तर्क है कि हमले से उत्साहित होकर ईरान के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। 24 फरवरी को विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि इजराइल अकेले भी हमला कर सकता है और ईरान अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार करेगा। 27 फरवरी को ट्रंप ने सेना को अंतिम आदेश दिया और 28 फरवरी सुबह पहले बम गिरे और शाम को ट्रंप ने घोषणा की कि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। अमेरिका के ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन क्षमता नष्ट करना, नौसेना को समाप्त करना, प्रॉक्सी गुटों को हथियार मुहैया कराना और परमाणु हथियार बनने की ईरान की क्षमता खत्म करना। हालांकि इजराइल ने इनकार किया कि उसने अमेरिका को युद्ध में घसीटा, जबकि ट्रंप ने कहा कि फैसला उन्होंने खुद किया। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण बमबारी की है। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जान चली गई। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल का आखिरकार पूरा एक्शन था क्या। इजराइल से F-22 और F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके साथ साथ वहां पर USS अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 ने भी उड़ान भरी। ईरान के रडार की ओर भेजे गए फेक सिग्नल्स, जिसके बाद खामनेई के आवास के परिसर में जो मीटिंग चल रही थी उस पर अटैक किया गया। बंकर में खामनेई समेत कई और भी नेता और कमांडर मौजूद थे। खामनेई के साथ रक्षा मंत्री, इसके साथ ही IRGC प्रमुख की भी मौत हो गई है, जो उनके साथ उस मीटिंग में हिस्सा थे। खामनेई के परिवार के लोगों की भी जान गई। उनकी बेटी, दामाद के साथ साथ उनकी नवासी की भी जान चली गई, ये बताया गया था। तो इस तरीके से एक पूरा प्लान तैयार करके ये हमला किया था, जिसकी वजह से अयातुल्ला अली खामनेई को उखाड़ फेंकने में तो कामयाब रहे, लेकिन सत्ता परिवर्तन करने में नाकामयाब रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई को भले ही हटा दिया, उसमें कामयाब हो गया और अमेरिका के पास इससे ज्यादा कुछ भी इस युद्ध में दिखाने के लिए है भी नहीं। परमाणु शक्ति संपन्न देश उत्तर कोरिया की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कोरिया एक बार फिर से दुनिया भर को टेंशन दे रहा है। किम जोंग उन ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है, साथ ही उस पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं।
परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। एक बार फिर तानाशाह ने अपने परमाणु हथियारों की चमक दिखाने का प्रयास किया है। ट्रंप को किम जोंग उन ने सीधा चैलेंज किया है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की संसद को दिए भाषण में कहा कि उनका देश अपनी परमाणु सेनाओं को स्थायी रूप से मजबूत करेगा और वो दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन राज्य मानता रहेगा। किम जोंग ने जोर देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों ने युद्ध को रोका है और देश को आर्थिक विकास और निर्माण पर जोर दिया गया है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की संसद यानी सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में अपने संबोधन में सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर जोर देते हुए देश की परमाणु नीति को और सख्त करने का ऐलान किया। उन्होंने अमेरिका को सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि उनका देश अपने परमाणु बलों को स्थायी रूप से मजबूत करेगा। किम ने यह भी कहा कि वो दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन राज्य मानता है। किम ने साल 2026 के बजट में रक्षा खर्च को कुल खर्च का 15.8% तक बढ़ाकर दिया। उत्तर कोरिया की मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बदले आर्थिक मदद या सुरक्षा गारंटी की बात कही जाती थी। उनके मुताबिक परमाणु हथियारों ने युद्ध को रोका है। किम ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर कोरियाई प्रायद्वीप के पास सामरिक परमाणु संपत्तियों को तैनात करके क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर कोरिया खुद को खतरे में महसूस नहीं करता और जरूरत पड़ने पर दूसरों को धमकी देने की ताकत रखता है। किम ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने सियोल को चेतावनी दी कि यदि उत्तर कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोई भी कोशिश की गई तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट और संयम की बेरहमी से दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अब उत्तर कोरियाई कानून का हिस्सा बन चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।